ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई यार ओम जी भाई रा मोकड़ा राम राम ओम राम जी राम भाई राम राम ओम जी भाई काई हाल चाल है। हाल तो देखो सा एकदम ही चोखा है सा। इन सर्दी रे मौसम रे माए देखो सा चोखी चोखी चीजा खा रहा। हाँ। पर ओम जी भाई थे आप बताओ कि आज देखो सा गांव रे माए चारा खानी है नी संदेशा ही संदेशा लिखोड़ा नजर आ रही है बैनर रे माथे सरकार री तरफ से। हाँ लिखोड़ा है पिन की पढ़िया भी है के बिल्कुल पढ़िया है सा। काई लिखोड़ा बताओ। उन्होंने मायने देखो सा घणकरी बातें लिखोड़ी है। मेन इन जो विषय है नी हाँ। वो वही है कि भाई आपने जो आपरो मतदान है नी हाँ। वो काल जार प्रो करनो है सा। बिल्कुल सा और बगैर किसी दबाव रे करना है और बिना किसी लोभ रे। हाँ और विवेक सु करना है। मतदान जरूर करना सा। और देखो पूरे प्रदेश रे मायने इन उत्सव की तरह ले रिया है और प्रदेश नहीं पूरे देश रे मायने जब भी चुनाव है लोग मैंने उत्सव की तरह लेवे। बिल्कुल सा देखो सा वही तो एक दिन है जो आपा ने मिले कि भाई आपा हमारी जी की सरकार ने चुन सका अपानो जो प्रतिनिधि है नी। हाँ। जो अपानो काम करे गांव रो अपने शहर रो क्षेत्र विकास करे उन्हें चुन रो तो अवसर वही तो देवे आपने मतदान। पर मन आ बताओ 25 तारीख ने थाना सबसे बड़ो काम कहीं है सेव पहली तो देखो सा नित्य कर्म नहीं अपना। हाँ। बे कर परा बिर बाद रे मायने जार प्रो सेव पहली तो वोट दे रहा हूं। हाँ आ सेव मोटी बात है सा से काम दाम छोड़ परा जी का जरूरी बे तो करनी है पर आ नहीं के देखो आज छुट्टी है आप तो बांधे घूमने जैसे वो काम कर ली वो कर ली। अरे नहीं था पहला अपन मतदान करना है। वो छोरो है हाँ। कि छुट्टी है काल मारे मैं तो वोट रही मैं तो वोट देने जासू तो देखो सरकार की तरफ से कितनी सुविधा में दी वड़ी है। देखो आ समझदारी है आ जागरूकता है आ जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। और देखो एक विकासशील लोकतंत्र वास्ते मतदान है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल है ऐसा। तो अब देखो मतदान जरूरी है साथे साथे देखो आप चौपाल में बैठा है ज्ञान री बातें भी जरूरी है। तो ज्ञान रो दान भी देनो है। मतदान करने तो ज्ञान रो दान भी देनो। ओम जी भाई बात तो सातरी करी होते थारे सागे रहू नहीं ओम जी भाई। पर हाँ बताओ आज चौपाल में किसा विशेषज्ञ पधारिया है। आज विशेषज्ञ पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर अमिता रंजन मैडम। अच्छा अमिता रंजन जी मैडम पधारिया देखो आ रही है देखो। आओ डॉक्टर साहब आओ बिराजो साहब बिराजो। हाँ आप रो देखो सा चौपाल में घणो घणो स्वागत है आपने मैं करा राम राम सा। राम 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 ओम जी भाई सा और भूम जी भाई सा। देखो शू बोला डॉक्टर साहब मैं तो आपने आ बात कहूँ देखो 25 तारीख है काल वोट देने जाना है। बिल्कुल मतदान तो जरूरी है एक सफल एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करना बेहद आवश्यक है। तो मैं तो जाऊंगी और मैं अपील भी करूंगी कि सब अपना वोट जरूर दें बिना किसी दबाव के। बिल्कुल साहब देखो डॉक्टर साहब भी कह रही है भैया अपने वोट जरूर देना है बगैर किसी दबाव रहे देना है। अब विषय के बारे में बताओ कहीं। बिल्कुल साहब देखो सा आज आप ओम जी भाई चर्चा कर सा के ऊंटारो पौराणिक महत्व और वर्तमान समय में इनरी प्रासंगिकता विषय पर। ओम जी भाई सदिया सु अपारा जो ऊंट है वो थार रेगिस्तान और अपारे मरुस्थल री शान रही है। हाँ बात इन पौराणिक महत्व चाली है विषय भी आपा वही है। तो सेव पहली डॉक्टर साहिब बासु आपा आई बात करसा कि भाई देखो ऊंटारी जी की उत्पत्ति है नी उनारो जन्म कि भाई वो कट्ठे हुयो कद हुयो इन बाबत जानकारी दो सा। पहला प्रश्न बहुत ही रोचक है। जहाँ तक ऊंटों की उत्पत्ति का सवाल है तो इस पर इतिहासकारों एवं वैज्ञानिकों की कई भिन्न भिन्न राय हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि उष्ट्र जो प्रजाति है उसका उद्भव 30 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व उत्तर अमेरिका में हुआ था। कालांतर में 1 और 2 कुबड़ वाले ऊंट उत्तर पूर्व एशिया से आए और वहीं से वे अरब देशों, अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप तक भी फैल गए। तो ऐसा माना जाता है कि जो 1 कुबड़ वाले ऊंट हैं वो भारत में
अरब देशों से आए, इसीलिए कुछ लोग उन्हें अरबी ऊंट के नाम से भी जानते हैं। और दो कुबड़ वाले ऊंटों का जहां तक सवाल है तो वह चीन एवं मंगोलिया प्रांत से आए, तो उसे हम दो कुबड़ वाले ऊंटों को कहीं कहीं मंगोलियन ऊंट के नाम से भी जानते हैं। ऊंटों की उत्पत्ति भारत में हुई है ऐसा नहीं है, यह उत्तर अमेरिका में हुआ था और कालांतर में इसका जो प्रसार है वह विभिन्न विभिन्न महाद्वीपों में और भारत में भी हुआ। तो जो हमारा मरु प्रदेश है, जो रेगिस्तान है, यहाँ अगर हम कहें कि यहाँ पे वो पहले से आए हुए ये पशु हैं तो ऐसा नहीं है, यह दूसरे प्रायद्वीप से आए हुए हैं और कालांतर में इनका प्रसार हमारे मरु प्रदेश में हो गया है। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां बस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यह जो ऊंट है उसका अपना एक तंत्र है जो कि मरु प्रदेश में इसे प्रभावी रूप से रहने के लिए इसे सक्षम बनाता है। इसीलिए इन जो शुष्क प्रदेश हैं, मरु प्रदेश हैं, उसमें यह ऊंट जो है अपने आप को बहुत अच्छी तरह ढाल सके एवं इनका अच्छा खासा समृद्ध इतिहास भी रहा है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी ओम जी भाई। बात पुराना री करा तो आप महारा ऊंट पालका ने आप बताओ कि धर्म और कला रे क्षेत्र में ऊंटा रे महत्व बारे में थोड़ी सी जानकारी दियो सा। जो वैदिक साहित्य है उसमें जो पुरानी मान्यताएं हैं उसके अनुसार ऊंट की जो उत्पत्ति है वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है, ऐसा माना जाता है। कुछ पुराण हैं जैसे स्कंद पुराण, मार्केंड पुराण और अन्य जो भागवत गीता है उसमें भी जो वर्णित योगिनियां हैं उसमें उष्ट्र ग्रीवा योगिनी बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो अन्य पशु पक्षी की भांति ऊंटों को भी देवी देवताओं का वाहन एवं उसकी महत्ता को विभिन्न पौराणिक साहित्यों में चिन्हित किया गया है। कुछ देवियां जैसे कि कालकानी हैं, उष्ट्रवाहिनी, निकिता गौरी हैं, उनके वाहन को ऊंट बताया गया है। तो बाद में जो धातु की मूर्तियां और अन्य जो कलाकृतियां जब प्राप्त हुई तो इसमें भी देवी को सवार ऊंट पर काफी कुछ ऐसे खुदाई में प्राप्त हुआ है। अच्छा। तो इन प्रदेशों खासकर महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, इनमें कुछ चित्रकला शैली जो स्वतंत्र रूप से चित्रकला शैली है उस पर भी आधारित कुछ चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। इसमें भी देवी को ऊंट पर सवार दिखाया गया है। और मैं कुछ और भी बातें करना चाहूंगी, जैसे आप पुरातन संस्कृति में जो तिब्बत में रहने वाले बुद्धिस्ट लोग थे जी, वो ऊंटों से जो हड्डियां प्राप्त होती हैं उसके मालाओं को वो धारण आज भी करते हैं जी। और ऐसा माना जाता है कि ऐसी जो माला है वो उनके निगेटिव एनर्जी को बिल्कुल निष्प्रभावी कर देती है। हाँ, और जो मंगोलिया के जो गोबी मरुस्थल में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग हैं वो तो अभी भी दो कुबड़ वाले ऊंटों की पूजा भी करते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार इसका योगदान और महत्व पुराने जमाने में आप जब साहित्यों को देखें, आप जब अन्य क्षेत्रों में देखें तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। जी डॉक्टर साहब, बात आप बहुत ही सातरी बताई, ज्ञानवर्धक जानकारी दी। और अब मैं थोड़ी सी बीच में एक और जानकारी दूं कि अपर जगह राजस्थान है, राजस्थान में कितनी तरह नस्ल आप ऊँटा रही है फिलहाल? राजस्थान में विभिन्न प्रकार के ऊंटों की प्रजाति है, जैसे जैसलमेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी, ये जो 3 प्रजाति है वह महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सारे एक कुबड़ वाले ऊंट हैं और 2 कुबड़ वाले ऊंटों की अगर आप चर्चा करेंगे तो वह जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है उसमें मिलेगा। और यहाँ के जो ऊंट हैं जो बीकानेर, नागौर, इन सब जिलों में हैं, वो जैसलमेरी, बीकानेरी और मेवाड़ी, इन सब प्रजातियों का ही मुख्य रूप से समावेश है यहाँ। जी। और डॉक्टर साहिबा देखो, प्राचीन भारतीय साहित्य में भी क्या करे कि भाई ऊंटारो खासो वर्णन मिलिया करे और उनकी उपयोगिता रे बाबत भी जानकारी अपने लिखोड़ी मिलिया करे सा, तो इन बाबत आप जानकारी दो सा। बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा है आपने भूम जी भाई साहब। कई जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं उसमें ऊंटों का वर्णन इस प्रकार है कि जो वैदिक साहित्य है उसमें नर ऊंट को उष्ट्र और मादा को उष्ट्री से संबोधित किया गया है। जब आप साहित्य को पढ़ते हैं तब उसमें इस तरह का संबोधन दिया गया है। और जो प्राचीन महाकाव्य हैं जैसे रामायण, महाभारत, उसमें भी ऊंटों का जिक्र आया है और इसका उपयोग बोझा ढोने के और युद्ध में लिया जाता था, ऐसा वर्णित है। जो रघुवा मासा जो कि कवि कालिदास द्वारा रचित है और पंचतंत्र जो कि अनुवाद किया हुआ है पहलवी भाषा में,
उसमें भी ऊंटों का वर्णन बोझा ढोने के काम में किया जाता है, ऐसा वर्णन है। जो साहित्य अगर आप लेते हैं तो वान भट्ट एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनकी रचित एक रचना है हर्षचरित, जो कि ईसा से लगभग 600 से 645 वर्ष बाद की यह घटना है या साहित्य है जी। तो इसमें भी कई प्रसिद्ध प्रसंगों में उन्होंने ऊंटों का वर्णन किया है। जैसे शिशुपाल बद्ध एक साहित्य है जो मेघ की लिखी हुई है, निषाद चरित्र है, और अन्य संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें भी ऊंटों का वर्णन बड़ा विशेष रूप से किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, चूंकि हम राजस्थान मरु प्रदेश में हैं और यहाँ ऊंटों को एक राजकीय पशु का आज दर्जा भी मिला हुआ है। बिल्कुल सर। तो यहाँ की जो सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में यहाँ के लोगों का बड़ा गहरा लगाव रहा है। यह पहले से ही इसका जिक्र आया हुआ है विभिन्न साहित्यों में जो राजस्थानी भाषा में भी हैं। कुछ लोक कथा साहित्य हैं जैसे बाबा रामदेव जी, ढोला मारू, महेंद्र मोबल, सुल्तान अमेला, इन सब का जो वर्णन है उसके बीच में कुछ लोकगीत आते हैं, कविताएं आती हैं, कुछ पहेलियां आती हैं, उसमें भी ऊंटों का जिक्र बड़ा विशेष रूप से किया हुआ है। और यह सब ये तो दर्शाता ही है कि ऊंटों का प्राचीन काल में और मानव सभ्यता के विकास में बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। इस क्षेत्र में तो यहाँ तक कि लोगों के नाम ऊंटों पे रखे जाते थे, तो जो कि इस पशु के महत्व को विशेष रूप से दर्शित करता बिल्कुल है। साहब, बिल्कुल। देखो साहब ओम जी भाई, डॉक्टर साहब बतायो कि भाई साहित्य रे मायने ऊंटारो जो महत्व है वो मिलिया करे, तो एक कोई रचना है जी मारे दिमाग रे मायने आई रही है थे को तो सुना दूं कहीं। हाँ बिल्कुल। देखो साहब अपन एक क्या करे कि चिकित्सक होया करता कौन? चतुर्दान सामोर जी बे क्या है कि ऊंटा रा पारखी मानीज था, तो उन्होंने एक रचना लिखोड़ी है ऐसा कि भाई ऊंट री परख किन बात करी जे। अच्छा। हाँ, तो मैं लिखे सा कि भाई नस पतली पतली नलिया, ओछी मुंह नाली, कोरज छोटी कानड़ा, हरख चढ़ो हाली। वाह। अब देखो सा इनरो जो अर्थ है नी वो ठीक है सो कई हुए इनो अर्थ ओ हुए कि भाई ऊंट है नी मेरी पतली गर्दन, पैर पतला और छोटा होना चाहिए, मुंह है जो भी छोटो होना चाहिए, कान छोटा होना चाहिए। तो इसो जो ऊंट हुए नी उनरो जो हाड़ी है यानी कि जो चलावन वाला हुए ऊंट ने बॉबी बीर माथे चलने नहीं जरा गर्व करिया करे। वाह। देखो सा पर साहित्य रे माए भी देखो सा बात लिखोड़ी है ऊंट रे बारे रे माए ने। अब डॉक्टर साहब मैं आपसे फिर वो जानना चाहूँ कि पुराने समय में एक कुबड़ और दो कुबड़ वाला ऊंटा रे विषय में इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ कई राय जानकारी दो साहब। हाँ, यह थोड़ा मतभेद का यह प्रश्न है कि इसमें एक कुबड़ वाले ऊंट या दो कुबड़ वाले ऊंट भारत में कहाँ पाए जाते हैं, इस पे विभिन्न लोगों की विभिन्न राय हैं। जैसे पुरातत्व विभाग की जब हम जानकारी निकालते हैं, खंगालते हैं, तो श्री गंगानगर जिले में एक कुबड़ वाले ऊंट की पकी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो लगभग ईसा से 40 से 176 वर्ष पश्चात की है। मतलब काफी शुरुआती दिनों में ही हमें इसकी जानकारी खुदाई से मिली है। साथ ही जो जोधपुर है और जयपुर जिले हैं उसमें भी प्राचीन समय के ऊंटों के पैरों के निशान मिले हैं जो कि ईसा से 2800 वर्ष पुराने हैं। और राजस्थान में ही जो कालीबंगा एक प्रांत है उसमें भी खुदाई के दौरान ऊंटों की हड्डियां मिली हैं। और यह जो है यह प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता, जो हमारे भारत की सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उसमें ऊंटों का अस्तित्व था एवं यह एक पालतू पशु के रूप में जाना जाता था। तो ऐसी मान्यता है कि ईसा से 2100 से 1800 वर्ष पूर्व में जैसे कि कुत्ते को, सुअर को, हाथी, घोड़ा, गधा, इन पशुओं को पालतू बनाया जाता था, उसी प्रकार ऊंटों को भी पालतू बनाकर वहाँ के लोग जो है कुछ कार्य उससे संपादित करवाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से अन्य अगर आप जाते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता, उसमें भी जब खुदाई हुई तो ऊंटों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। पर यह एक कुबड़ वाले ऊंट की है या दो कुबड़ वाले ऊंट की, यह इस पर मतभेद बना हुआ है। तो जो कुछ प्राचीन अभिलेख हैं उनसे जब जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें यह बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो कुबड़ वाले ऊंटों की प्रधानता थी। एक कुबड़ वाले ऊंट जो है उस समय नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में जी। तब कुछ विद्वान लेकिन यह भी मानते हैं कि ईसा के 1000 वर्ष बाद तक जो भारतीय प्रायद्वीप है या उपमहाद्वीप है
इसमें 1 कुबड़ वाले ऊंटों का तो प्रयोग ही नहीं किया जाता था, वह 2 कुबड़ वाले ऊंटों का ही प्रयोग किया जाता था। अच्छा। तो भारतीय महाद्वीप या प्रायद्वीप में हमें 2 कुबड़ वाले ऊंटों पर ही कुछ अभिलेख ज्यादा मिलते हैं। 1 कुबड़ वाले ऊंटों पर अभी राय जो है वह भिन्न है, अभी उस पर मतभेद है। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब देखो जो वक्त है नी, हूँ समझ रही हूँ थाणो इशारो कहीं समझ रही हो कि भाई देखो सा ज्ञान रे साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। गीतड़ले की बात करो। बिल्कुल सा। हाँ, तो ठीक है सर, तो आप से सुनो भैया, और एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊँटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारे आए विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता रंजन। और आज आप बातचीत कर रहा ऊँटारो पौराणिक महत्व और वर्तमान समय में प्रासंगिकता। बात अब देखो सा वर्तमान समय पर आवा आपा तो पुराने जमाने में ऊँटारो उपयोग किन काम रे सारू होया करतो और वर्तमान समय में इनारो कई उपयोग और उनकी कई प्रासंगिकता है, इन विषय पर आप जानकारी दो सा। हाँ, जब हम भारतीय प्राचीन महाकाव्यों की बात करें या प्राचीन इतिहास की बात करें तो रामायण एवं महाभारत में तो ऊंट को बोझा ढोने या माल ढुलाई या युद्ध के काम में प्रयोग में लाए जाने का जिक्र या वर्णन होता है, ऐसा लिखा हुआ है। जो भागवत पुराण है, गीता है, इसमें भी कुछ इसी तरह के वर्णन कि यह बोझा ढोने के काम में युद्ध में प्रयोग किया जाता था, ऐसा वर्णन है। लेकिन जब मौर्य काल की बात करते हैं, जो मौर्य काल था उसमें ऊँटों को व्यापार के काम में लाया जाता है, ऐसा जिक्र होता है। परिवहन में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, परिवहन में भी उसको उपयोग में लाते थे। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उसके अनुसार जो सेना में ढुलाई में काम में आने वाले जो ऊँट थे उसके आहार का माप निर्धारण, कितना आहार उस ऊँट को चाहिए, ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसके अनुसार कि कितना ऊँट का आहार होना चाहिए जब वह ढुलाई के काम में प्रयुक्त में हो रहा है। ईशा के बाद की जो आरंभिक शताब्दियां हैं उसमें कृषि के रूप में भी ऊँटों को लिए जाने का प्रमाण मिलता है। पहले तो युद्ध के रूप में माल ढुलाई, व्यापार, फिर धीरे धीरे जब आरंभिक शताब्दियां जब ईशा के बाद आई, जो उसमें है कि यह कृषि के कार्य में भी प्रयोग में लाया जाता है। एक मंडोर प्रांत जो कि जोधपुर के पास है, उसमें प्रतिहार शैली का चित्र मिला है जो कि 11वीं शताब्दी का है। अच्छा। और उसमें यह ऊंट को फारस जैसे पहिए की गाड़ी को खींचते हुए दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है, चित्रित किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कुओं से पानी जब निकाला जाता था तो इनका उपयोग होता रहा होगा, ऐसा लगता है। प्राचीन जो इतिहासकार हैं जैसे अमीर खुसरो हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था मुगलों के समय, जब भारत आक्रमण मुगलों ने किया था, उस समय भी ऊंटों का उपयोग किया जाता था, ऐसा उल्लेख है। उत्तरी एवं मध्य भारत में ऊंटों का प्रयोग जो है वो परिवहन कार्यों में भी होता था एवं सुल्तान एक दूसरे को भेंट के स्वरूप भी ऊंट लेन देन करते थे, यह एक प्रथा थी उस समय। और मुगलों के शासनकाल में तो संदेश भेजने, डाक भेजने, इन सबों का भी प्रमाण मिलता है। अच्छा, ऊंटों का प्रजनन क्षेत्र जिसको हम कहते हैं समृद्ध क्षेत्र कहाँ कहाँ था, इसका जो वर्णन है वो वर्तमान में राजस्थान और सिंध प्रांत में इन सबों में उल्लेख मिलता है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो तेज चलते हैं ऊंट, जो तीव्रगामी ऊंट होते हैं वो अजमेर के होते हैं, और जो अत्यधिक बोझा ढोलने वाले ऊंट होते हैं वह नागौर एवं बीकानेर जिले के होते हैं, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। और एक और मैं बात बताना चाहूंगी, जैसे आईने अकबरी एक रचना है, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि जहांगीर
जो शहंशाह थे उस जमाने में, लगभग 1606 ईस्वी के आसपास, जब उनका स्वास्थ्य कुछ सही नहीं चल रहा था, तो अपनी लंबी बीमारी को दूर करने के लिए वैद्यों की सलाह पर ऊंटनी के दूध का सेवन भी किए थे। तो इन सब कार्यों में इन सबों का प्रयोग होता था। प्राचीन इतिहास से ही जिक्र एवं वर्णन मिलता है। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। जब महत्व की बात करें तो थोड़ा ई महत्व के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दो ऊँटा के बारे में। जब आप पौराणिक महत्व की बात करी तो वर्तमान समय में महत्व थोड़ी सी चर्चा करो। हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा, क्योंकि इसकी वर्तमान में जो ऊंट की प्रासंगिकता है वह इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि हर क्षेत्र में आज आधुनिकीकरण हुआ है। आधुनिक मशीनें आ गई हैं, उन्नत मशीनें आ गई हैं। खासकर कृषि क्षेत्र में तो बहुत सुधार देखने को मिला है। तो कृषि कार्य आसान हो गए। तो हमारे जो यह पशु हैं, जो ऊंट हैं, जिसका प्रयोग कृषि में ज्यादातर किया जाता था पहले एवं व्यापार में किया जाता था, आज के जमाने में इसकी उपयोगिता कुछ क्षेत्र में तो घटी है। परंतु एक रोचक तथ्य यह है कि इस पशु पर विभिन्न शोध कार्य हो रहे हैं। जैसे इसके दूध पर, इसके मूत्र पर, इसकी मींगनी पर, इस पर काफी शोध कार्य हो रहे हैं और उसमें बेहद महत्वपूर्ण बातें खुल के सामने आई हैं। सबसे पहली बात ऊंटनी के दूध के बारे में बताऊं तो यह मधुमेह रोग में बड़ा लाभकारी है। जी। एक दूसरा है, जो बच्चे जिनका मानसिक विकास कम होता है, ऑटिज्म की बीमारी होती है, उसमें भी इस ऊंटनी के दूध का बड़ा ही लाभकारी प्रयोग है, ऐसा शोध कार्य में सिद्ध हो चुका है। जब इसके मूत्र की बात करें, इस पे भी शोध कार्य हो रहे हैं। एवं एंटी कैंसरस, जिसको आप कह सकते हैं कि कैंसर विरोधी दवाओं के रूप में इसका प्रयोग आने वाले समय में कुछ प्रभावी रूप से किया जाएगा, ऐसा भी शोध कार्य किया जा रहा है। कुछ इसमें एंटी एजिंग, जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा थोड़ा लेट आना, चेहरे पे झुर्रियां नहीं होना, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स जिसको कहते हैं, तो इस रूप में भी इसका उपयोग, इसके दूध का उपयोग, इसको महत्वपूर्ण शोध कार्य में इस पे भी चर्चा चल रही है और इसको सिद्ध भी किया जा चुका है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आजकल सरकारें वो जो है इस पे विशेष ध्यान दे रही है और इन सब चीजों का, जैसे मूत्र का, ऊंटनी के दूध का एवं मींगनी का, विभिन्न क्षेत्रों में इसके बहुपयोगी, इसका परिणाम जो शोध कार्यों से आए हैं, तो इसकी वर्तमान में जो प्रासंगिकता है वह तो आगे बनी रहेगी, ऐसा हमें लगता है। आशा है कि जो आने वाले समय में कुछ और जो शोध कार्य जो हमारे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ता हैं वो कर रहे हैं, यह क्षय रोग से संबंधित है, जो टीबी रोग आप कहते हैं, और डेंगू, जो राजस्थान में अभी भी खासकर कुछ दिन पहले तक काफी इसकी चर्चा थी, उन सब चीजों पर भी शोध कार्य चल रहे हैं और इसके बहुत ही सुंदर परिणाम आने की आशा है। तो वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता भले ही कृषि क्षेत्र में थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो शोध कार्य हैं, विभिन्न बीमारियां हैं, आने वाले समय में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना है उसके प्रति इस पशु का उपयोग आगे बना रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। जी डॉक्टर साहिब, चालती चालती बेड़ा आप ऊंट पालका ने ऊंटारी जी की वर्तमान स्थिति बाबत और सार संभाल सारू आप कई संदेश देना चाहो हमारा ऊंट पालका ने? मैं पशुपालकों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हमारे जो पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे, उनके द्वारा जीवन में जो भी काम आने वाले पशु थे, उन पर एक विश्वास था, उन पर एक आस्था थी और वह इससे जुड़ते थे और इसे संरक्षित करने का प्रयास करते थे। तो सभी से मेरा यही आग्रह होगा कि उष्ट्र प्रजाति भी एक बहुपयोगी पशु है और आम जनजीवन में उसका जुड़ाव बढ़ाने हेतु इसके महत्व को उजागर करते हुए हमें परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए कि इसका बहुत, हमारे खासकर इस प्रदेश में जो मरु प्रदेश है उसमें तो बहुत बड़ा योगदान शुरू से भी रहा है जी। इसीलिए हमें वर्तमान समय में भी इसकी उपयोगिता जो थोड़ी घटती जा रही है उसको तुच्छ न समझते हुए कि यह पशु अब उपयोगी नहीं रहा, ऐसा ना समझते हुए जो शोध कार्य से प्राप्त हमें जानकारियां हैं उस पे हमें फोकस करते हुए जहां तक हो सके इस प्रजाति को बचाने और आगे उसे बढ़ाने के लिए हम अपना बहुमूल्य योगदान दें, ऐसा मैं पशुपालकों से अनुरोध करूंगी। जी, आप कहना मतलब वो ये जगह भी शोध हो रहा है, ये लगे कि ऊंट रो भी भविष्य है वो उज्जवल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और हमें देखो साहब वक्त है नहीं,
બહુ ઇશારો કરીએ અનુમતિ લેવણનો बिल्कुल सा और बखतरे साथे चालनो तो देखो सा माइट भी कह तक है बिल्कुल। तो सा देखो आज चौपाल में जानकारी देवन स्वरूप पधार्या हा डॉक्टर अमिता रंजन और आज आप बातचीत करी ऊंटारो पौराणिक महत्व और वर्तमान समय में प्रासंगिकता। डॉक्टर अमिता रंजन सा आप चौपाल में पधार्या और माने इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी दी इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और मैं करा राम राम सा राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर बीकानेर बांसवाड़ा सूरतगढ़ डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आदिया दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।